नसीन सुपर पावर अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद, अपने तमाम तर टूल्स इस्तेमाल करने के बावजूद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में बहुत बुरे तरीके से ना सिर्फ नाकाम हो चुकी है, बल्कि डे बाय डे वो एक्सपोज हो रही है, कमजोर पड़ रही है और उसको जब वो हजीमत उठाना पड़ रही है। अब ईरान की जानिब से क्या बात सामने आ रही है? बड़े ड्रामेटिक इवेंट्स इस वक्त हो रहे हैं। ईरान ने यह कहा है कि जो ग्राउंड अटैक अमेरिका करने की तैयारी कर रहा है और दूसरा पावर प्लांट्स को अटैक करने की धमकी लगा रखी है, अगर ये किया जाता है अमेरिका की जानिब से तो फिर हम क्या करेंगे। पहले उन्होंने बहुत सारी वार्निंग जारी की हैं, लेकिन अब शदीद तरीन वार्निंग ग्राउंड अटैक के जवाब में और पावर प्लांट्स के जवाब में आई है। तमाम खलीज फारस को, खलीज ओमान को, बाबुल मंदब को, इसको माइंस से भर दिया जाएगा। ये तमाम दुनिया के अहम तरीन रास्ते जिसमें से ना सिर्फ एनर्जी गुजर रही है बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन यहीं से होकर जा रही है, दुनिया की इंडस्ट्रीज इन्हीं रास्तों से जब चल रही हैं, तो इन सब को जब वो माइंस से भर दिया जाएगा, मुकम्मल तौर पर ये रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अभी तो ये है ना कि अगर वहां से कोई टैंकर गुजरना चाहे तो गुजर सकते हैं ईरान की परमिशन से, बट जब माइंस लग जाएंगे तो फिर कोई भी नहीं गुजर सकेगा। तो ये तमाम रास्ते खलीज फारस ये सब माइंस से भर दिए जाएंगे और कम्युनिकेशन लाइंस काट दी जाएंगी, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि इवन जो बीचेस हैं वहां तक जाकर जब हम माइंस भर देंगे और अमेरिका को ये बहुत महंगा पड़ेगा इस तरह का कोई हमला करना। अनप्रेसिडेंटेड, ये बिल्कुल हिल, इस वक्त सुपर पावर भी हिल गई है और उसके इत्तेहादी भी हिल गए। अगर कोई भी अटैक ईरान के ऊपर किया जाता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर, ईरान की कोस्ट लाइन के ऊपर, ईरान के जजीरों के ऊपर, हम तमाम गल्फ रूट्स और कम्युनिकेशन लाइंस काट देंगे, एक्सप्लोसिव माइंस लगाएंगे हर तरफ, और इंक्लूडिंग ईरान की जो कोस्ट है, चूंकि इन्होंने साहिलों के ऊपर उतरना है ना, तो तमाम जो कोस्ट है वहां पर भी माइंस लगा दी जाएंगी। अल जजीरा, तेहरान थ्रेटन्स टू माइन गल्फ इफ कोस्ट एंड आइलैंड्स आर अटैक्ड। यानी खलीज फारस को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को, खलीज ओमान को और ईरान के अपने साहिल भी, वहां पर माइंस जब लगा दी जाएंगी। वी विल कट कम्युनिकेशन लाइंस इन गल्फ इफ आवर कोस्ट आर अटैक्ड, ईरानियन डिफेंस काउंसिल। और उन्होंने कहा कि वो मुल्क जो इस जंग का हिस्सा नहीं है उनके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला हुआ है और वो यहां से कैसे गुजर सकते हैं, वो ईरान की परमिशन से यहां से गुजर सकते हैं, वो ईरान से परमिशन लें और यहां से जब वो गुजर जाएं। लेकिन अगर हमारे पर अटैक होता है तो फिर ये रास्ता भी सबके लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर बिल्कुल इसको बंद कर देंगे, मुकम्मल बंद कर देंगे और यहां पर ऐसी माइंस लगा देंगे सी रूट्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर और बीचेस के ऊपर कि फिर यह रास्ता दुनिया के लिए मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। अच्छा, अब यह वार्निंग ज़ाहिर सख्त तरीन वार्निंग है और इसने रीजन के कैपिटल्स को भी हिला दिया है, सुपर पावर को भी हिला दिया और दुनिया की इकोनॉमीज को भी हिला दिया, क्योंकि अगेन ये सिर्फ एनर्जी का मामला नहीं है, ये मामला है दुनिया की सप्लाई चेन का। पूरी दुनिया समझे ठप हो जाएगी और दुनिया की इकोनॉमीज को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। तो जनाब अली, इस वार्निंग के बाद क्या हुआ है? ट्रंप ने यह ट्वीट किया है फ्यू मिनट्स अगो कि जो हमला होने वाला था फिलहाल पावर प्लांट्स के ऊपर, वो मैं मुलतवी कर रहा हूं और उसकी वजह यह है कि ईरान के साथ तो हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है। ट्रंप पोस्टपोन स्ट्राइक ऑन ईरानियन पावर प्लांट्स फॉर अ 5 डे पीरियड। 5 दिन अभी मैं मजीद देखूंगा, 5 दिन के बाद जब मैं पावर प्लांट्स पर अटैक करूंगा। ऑल स्ट्राइक जो ईरानियन पावर स्टेशन के ऊपर होना थी, और कहता है कि मीटिंग्स और डिस्कशंस हो रही हैं ईरानियन साइड के साथ, वाशिंगटन और तेहरान की बहुत गुड, अब ये उसके अल्फाज हैं, गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स हुई हैं रिगार्डिंग कि मुकम्मल जो हॉस्टिलिटीज हैं वो खत्म की जाए और एक रेजोल्यूशन जब वो लाई जाए, यानी जंगबंदी की जाए, टोटल हॉस्टिलिटीज का खात्मा और एक रेजोल्यूशन टू द सोल्यूशन टू द क्राइसिस जब वो लाई जाए और मुकम्मल तौर पर ये जंग जब वो रोकी जाए। मतलब उसने सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बट हॉस्टिलिटीज का इस्तेमाल किया है कि कंप्लीट हॉस्टिलिटीज रोकी जाए, उसका मतलब यही जंगबंदी होगी। 5 दिन तक का अभी हम दोबारा देखेंगे। फिलहाल हमारी गुड एंड प्रोडक्टिव बातें हो रही हैं। पहली बात तो यह है कि एक होती है धक्के की जिल्लत लेना, यह है धक्के की जिल्लत जो इन्होंने अपने गले डाली। भाई जब आप ये कर ही नहीं सकते तो फिर धमकी क्यों दे रहे हैं? अपने आप को एक अल्टीमेटम के अंदर क्यों लेकर आ रहे हैं कि 48 घंटे में दे रहा हूं? भाई ईरान का पता नहीं है, अभी इनको 24 दिनों में ये बात समझ में नहीं आई कि ईरान ना धमकियों से डरता है ना हमले से डरता है।
उसने अपना दिफा करना है, डिफेंड करना है, आखिरी सांस तक करना है। तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो इंतहाई नॉनसेंस बात है ना। अभी तक आप यानी कि ईरान को समझ ही नहीं सके, जो जंग का सबसे पुराना तरीन कुलिया है, हजारों साल पुराना, कि नो यूर एनिमी, जिसे लड़ने जा रहे हो उसका पता तो कर लो वो है क्या। तो इसका मतलब अभी तक ट्रंप को ईरान की समझ ही नहीं आई, तो धक्के से अपने आप को एक अल्टीमेटम में ड्रैग किया, 48 घंटे दे रहा हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं जी 5 दिन जो है वो देखेंगे, और बड़ी गुड एंड प्रोडक्टिव। दूसरी बात यह है कि जब ईरान की गवर्नमेंट जब वो टेररिस्ट है और उसके एक एक लीडर के ऊपर हेडमनी लगाई हुई है और चुन चुन कर जब उनको असैसिनेट किया जा रहा है, तो फिर उनके साथ गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स क्यों की जा रही हैं? भाई जब एक गवर्नमेंट है ही बुरी और वो जिद्दी है, वो सबसे ईवल है, वो दुनिया के लिए खतरा है, तो वो गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स कर रही है। एक इतनी बुरी गवर्नमेंट, एक इतना बुरी लीडरशिप, वो गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी को हर अंदाज में एक्सपोज कर रहा है कि पहले निगोशिएशंस करता है और निगोशिएशन को एज अ टूल इस्तेमाल करता है हमला करने के लिए, फिर हमला करके कभी ये धमकी, कभी वो धमकी, कभी ये बमबारी, कभी वो बमबारी, और अल्टीमेटली ये है कि ईरान उसी तरह से खड़ा है। तो अब ये जो अब काम हुआ है, इसके बाद दुनिया का और माथा ठनका है। दुनिया के मालिक ये देख रहे हैं कि जब अमेरिका का दिल चाहता है सैंक्शन लगा देता है, इससे तेल खरीदो, उससे खरीदो, इससे ना खरीदो, उससे खरीदो। जब दिल चाहता है सैंक्शन लगा देता है, जब दिल चाहता है हटा देता है। जब दिल चाहता है कि जनाब अली ये सबसे ईवल हैं, उनके ऊपर हेडमनी लगा दी, फिर कहा कि इनके साथ तो गुड एंड प्रोडक्टिव टॉक्स हो रही हैं। तो दुनिया ये देख रही है कि भाई अमेरिका के ऊपर क्यों कर एतबार किया जाए, और अपने ही रीजनल कंट्रीज जिन्होंने जो सदियों से यहां पर हैं और सदियों तक रहना है। ईरान सदियों से यहां पर है और उसने सदियों तक रहना है, ताक़यामत रहना है। ये सिविलाइजेशंस हैं, ये यहीं पर रहेंगी, ये इस मुश्किल तरीन दौर से भी निकलेंगी। ये सिविलाइजेशंस हैं, ये यहां पर खड़ी रहेंगी। तो रीजनल कंट्रीज ये देख रहे हैं कि भाई इन्होंने, ईरान ने तो यहां रहना है, ये सुपर पावर है, इसने एक न एक दिन यहां से चला ही जाना है, जैसे ब्रिटानिया चला गया था। और जो हालत इस सुपर पावर की हो गई है, इस पर हम क्यों इतबार करें और अपने ही रीजनल कंट्रीज के साथ जो फड्डा मोल ले लें। अमेरिका तो उसकी हालत यह है कि अब वो ट्रंप किसी भी वक्त यहां से एग्जिट स्ट्रेटजी बिलफर्ज कर जाए। सारे जंग के लंबे होने के खजात तो अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो बार बार अपना मौकफ बदलना है, उससे दुनिया ये देख रही है कि भाई अमेरिका पर एतबार करके हम किसी के साथ जंग मोल ले लें तो दरमियान में ट्रंप का क्या पता कब निकल जाए, तो हम जहां पर जंग करके बैठे हों क्या फायदा में, समझ। और जो सुपर पावर जो मकासद ईरान के खिलाफ अचीव नहीं कर सकी, वो ये मुल्क अचीव करेंगे जो अपनी दिफा की जिम्मेदारी ही अमेरिका के ऊपर डाल के बैठे हुए दहाइयों से। जिनको अमेरिका ने प्रोटेक्ट करना था, वो क्या अमेरिका को जाकर प्रोटेक्ट करेंगे? जो काम अमेरिका नहीं कर पा रहा वो ये मुल्क करेंगे। ये भी एक उनको बात जब सामने आ रही है। अभी 2 इंडिया के गैस कैरियर जब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरे कुछ देर पहले ईरान की परमिशन से, तो यानी ईरान बता रहा है कि भाई पाकिस्तान का सबसे पहले टैंकर पाकिस्तान का गुजरा, इससे पहले इंडिया के 2 टैंकर यहां से गुजरे हैं, तो अभी 2 गैस कैरियर यहां से गुजरे हैं। तो ईरान बता रहा है कि भाई हम एक जिम्मेदार पावर हैं और हम तो सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। जापान के साथ वो राब्ते में हैं, साउथ कोरिया के साथ राब्ते में हैं। तो जिसने ये जंग लॉन्च की है उसको दुनिया जाकर रोके और उससे बात करे और उसको प्रेशराइज करे। हम तो एक जिम्मेदार पावर हैं और अलबत्ता अपने दिफा में हर हद तक जब जाएंगे। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुला हुआ है, लेकिन अगर जमीनी अटैक हुआ तो फिर हम इसको मुकम्मल बंद कर देंगे। तो अभी पावर प्लांट्स वाला तो गया 5 दिन तक, लेकिन जो जमीनी जंग है उसके खतरात अभी मौजूद हैं। और ये चूंकि अभी जमीनी हमला इसलिए भी पॉसिबल नहीं है कि इनकी फौज भी अभी नहीं पहुंची है। जो मरीन्स हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो ट्रिपली वहां से आ रहा है, उसको भी टाइम चाहिए। अभी बिल्डअप के लिए उनको और टाइम चाहिए, वो कोई फौरी ये हमला कर भी नहीं सकते। तो ये भी एक चीज है। लेकिन इसी दरमियान जो बड़ा वाकया हुआ है, रशिया और चाइना आ गए हैं बहुत खुलकर। रशिया ने डायरेक्टली भी अमेरिका को वार्निंग जारी की है फोन करके कि बाज आ जाएं, बस कर दें, इस जंग को रोकें। और रशिया और चाइना ने अलग अलग स्टेटमेंट्स भी जारी की हैं बड़ी सख्त तरीन कि फौरी तौर पर यह जंग रोकी जाए। और चाइना ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एक ही सूरत में खुलेगा, ईरान पर हमले बंद किए जाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो बंद ही इसलिए है कि अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया, वो हमले रुक जाएं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा। और इसके साथ जो मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूं, आई थिंक इससे बड़ी कोई रिपोर्ट हो नहीं सकती अमेरिकी डिफीट के लिए, अमेरिकी एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। और अगर थोड़ा सा भी अमेरिकी सदर
समझदार है तो वो इस बात को समझेगा। और ज़ाहिर है ये रिपोर्ट्स उसके टेबल पर पड़ी हैं कि चाइना इस जंग से सबसे ज्यादा फायदा कमा रहा है। यानी जंग चाइना ने छेड़ी, ना चाइना चाहता है जंग हो, लेकिन अमेरिका नुकसान उठा रहा है। अमेरिका अपने आप को कमजोर कर रहा है, डैमेज कर रहा है, पैसे का ज़्यादा कर रहा है, इकोनॉमी को डैमेज कर रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर रहा है, अलायंसेस को डैमेज कर रहा है, और चाइना इससे फायदा उठा रहा है। इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आ रही है जनाब अली, वो ये है कि दुनिया में जो रेवेन्यू है, जो वेल्थ है, वो चाइना की तरफ फ्लो करना शुरू हो गई है। चूंकि बिलियनर्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो इस वक्त दुनिया में एक ही मुल्क को स्टेबल देख रहे हैं, और वो है चाइना, जो स्टेबल भी है, जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी भी है, जिसकी इकोनॉमी रिजिलियंट भी है, और जिसके लिए सप्लाई चेन का भी मसला नहीं है। तो गल्फ इससे पहले सेफ हेवन समझा जाता था, बट अब गल्फ से भी जो सारा कैपिटल है, जिसको आप वेल्थ कह लें, वो सारी फ्लो कर रही है टुवर्ड्स चाइना। ये इतनी बड़ी खबर है। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, अमेरिका सुपर पावर कैसे बना है? सुपर पावर तो यूरोप था, बर्तानिया था, फ्रांस था, लेकिन आलमी जंगें इन्होंने लड़ी और जीते, लेकिन भुरकस निकल गया। इतनी तबाही आ गई, बेशक ये जीत गए, लेकिन तबाही इतनी आई कि वो सुपर पावर स्टेटस जाता रहा। तो अमेरिका के लिए जंग जितनी कॉस्टली होगी, उसके लिए जीत के मान ही जाते रहेंगे। यानी ईरान जो है वो इतना लंबा लड़ सकता है और इतना इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा सकता है कि कल को ईरान उसकी हालत शाम वाली भी हो जाए कि सारी जो नेशनल टेरिटरी है वो कंट्रोल से निकल गई है। उसके बावजूद अमेरिका का इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का इतना नुकसान हो चुका होगा कि हासिल असूल अमेरिका के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। कॉस्ट और तबाही इतनी बड़ी होगी कि उसमें जीत बेमानी हो जाएगी, जो अहदाफ वो लेकर आए हैं वो बेमानी हो जाएंगे। सही है। तो अब ये खबर है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो वो ग्रो कर रही है। चाइना ड्रॉज फॉरेन कैपिटल, चाइना की तरफ दुनिया की दौलत खींची चली आ रही है। चाइना ने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस चैलेंज हो चुकी है, अमेरिकी इकोनॉमिक डोमिनेंस। चूंकि देखें पीछे एक बैकग्राउंड है, टैरिफ वॉर चाइना पर लॉन्च हुई है, सारा रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि टैरिफ वॉर चाइना पर लॉन्च हुई, वो चाइना जीत गया, ठीक है ना। यानी कि उनकी इकोनॉमी को वो धक्का नहीं दे सका अमेरिका, और उसको सब्जुगेट नहीं कर सका। फिर सीरीज ऑफ मिलिट्री और इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन हो रही हैं, दुनिया में खलबली मची हुई है, मार्केट्स स्टॉक एक्सचेंज ऊपर नीचे हो रही हैं, सप्लाई चेन के मसले बन रहे हैं। अभी तक आपने चाइना से कोई खबर नहीं सुनी होगी कि पेट्रोल का मसला बन गया, ये मसला, चूंकि और चाइना के पास कुछ है भी नहीं, चाइना के पास एनर्जी नहीं है, वो सारी बाहर से लेता है, बट उसका सिस्टम इतना स्मूथ जा रहा है और उसकी इकोनॉमी ने इतनी रिजिलियंस दिखाई है। और फिर आपने जो टेक्नोलॉजी बनानी है वो मिनरल्स तो चाइना के पास हैं, तो स्टेबिलिटी भी है, सेफ्टी भी है, सप्लाई चेन भी है, और उनका नॉलेज भी है। चाइना इस वक्त नॉलेज में लीड कर रहा है ना, तो ये सारी दुनिया की वेल्थ जो है वो चाइना की तरफ फ्लो करना शुरू हो गई है ड्यू टू ईरान वॉर। और लॉन्ग स्टैंडिंग जो डोमिनेंस हुआ करती थी अमेरिका की, वो बिल्कुल खत्म हो रही है, कमजोर पड़ रही है। और ये बात सुनिए, अब चाइना और ईरान एक और क्या ग्रेट गेम खेल रहे हैं। चाइना और ईरान एक और ग्रेट गेम ये खेल रहे हैं कि उनके हाथ में सैंक्शंस के टूल्स आ गए हैं। वो जवाब दे सकते हैं, कैसे? वो मिनरल्स के थ्रू दे सकते हैं, और ईरान के हाथ में जो की ट्रेड रूट्स हैं, जो की एनर्जी रूट्स हैं, वो ईरान के हाथ में आ गए। बाबुल मंदब, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, ये किसके कंट्रोल में है? ईरान के कंट्रोल में। तो चाइना और ईरान मिलकर दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे अमेरिका को मजबूर कर सकते हैं फॉर पॉलिसी एडजस्टमेंट। अमेरिका को सब्जुगेट कर सकते हैं। आई मीन सब्जुगेट से मुराद यह है कि उसको धक्का दे सकते हैं, उसको यानी उसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी, ट्रेड और सप्लाई चेन के सारे रूट्स ईरान और चाइना के कंट्रोल में आ गए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स उनके पास हैं, की ट्रेड रूट्स ईरान के पास हैं। तो ये ईरान और चाइना मिलकर ये इस तरह ग्रेट गेम भी शुरू हो गई है इनकी।
ज़ाहिर ये दोनों जंग नहीं चाहते थे, लेकिन जंग मुसल्लत हुई है। तो अब वो इस सारे बैलेंस ऑफ पावर को ही बदल रहे हैं कि ये अमेरिकी तमाशा तो खत्म किया जाना कि जब दिल चाहा। और कितनी ज्यादती है, कितना जुल्म है कि ईरान मुज़ाकरात कर रहा है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, ये जो अभी मुज़ाकरात की ऑफरें भेजी जा रही है ना, ईरान आगे से कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा, उसकी एक वजह मैं और आपको बता देता हूं। और ये बात ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने की है कि अमेरिका फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल ही खो बैठा है। तो ईरान को यह गुस्सा है कि भाई पिछले 10, 15, 20 साल में जब जब ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की है, चाहे वो न्यूक्लियर डील हो 2015 में और या अभी के मुज़ाकरात हो, जब जब ईरान ने मुज़ाकरात की कोशिश की है, इजराइल ने दरमियान में आकर उस सारे प्रोसेस को डिरेल कर दिया। तो अब ईरान को गुस्सा यह है कि अमेरिका जिसके हाथ में फॉरेन पॉलिसी का कंट्रोल ही नहीं है, जब जब हम मुज़ाकरात के करीब पहुंचते हैं, इजराइल दरमियान में कूद कर उस सारे प्रोसेस को डिरेल कर देता है। इनके साथ बैठकर हम क्या बात करें? और इसकी गवाही ओमान के फॉरेन मिनिस्टर दे रहे हैं कि इनके अमेरिका के हाथ में कंट्रोल ही नहीं है। तो ये ईरान को गुस्सा है कि इनसे हमने बात क्या करनी है। हम बात करने की तरफ बढ़ेंगे तो दरमियान में इजराइल कोई और शैतानी छोड़ देगा। ये जब तक इजराइल को लगाम नहीं डाल सकते, इनसे बात हो ही नहीं सकती। इनके हाथ से पहले तो है ही कुछ नहीं, समझ रहे? तो ये भी एक बात है। तो क्रेडिबिलिटी बहुत बुरे तरीके से वो लूज कर रहे हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में कि सैंक्शन जो है वो ऑलरेडी बता चुकी हैं कि वो फेल हो चुके हैं। ईरान ने सैंक्शन के बावजूद ये मिलिट्री पावर बनाई है, रशिया सैंक्शन के बावजूद जंग लड़ रहा है, चाइना सस्टेन कर रहा है, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस, क्यूबा, ये सब सस्टेन किए हैं फॉर डेकेड्स। और क्यूबा तो बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, अमेरिका के सामने है और 60 साल से सस्टेन वो कर रहा है। अच्छा, तो ऑलरेडी ये सैंक्शन जो है वो इसकी ताकत एक्सपोज हो चुकी है। बट अब चूंकि इनके पास और ज्यादा टूल्स आ गए ना, ईरान और चाइना और रशिया के पास, और इन सैंक्शंस ने इन मुल्कों को सेल्फ सफिशिएंट किया है, सेल्फ रिलायंट किया कि वो हर चीज अपनी खुद ही बनाएंगे और अपनी इकोनॉमी को अपने हिसाब से जब वो बनाएंगे, उधर डिपेंडेंट नहीं है इनकी इकोनॉमी, इनकी मिलिट्री, इनकी ताकत, सेल्फ सफिशिएंट जब बना दिया। जैसे चाइना के ऊपर इन्होंने चिप्स की सैंक्शन लगाई तो चाइना ने अपनी चिप्स बना ली। अच्छा, अब जरा ये हेडलाइन देखिए कि रशिया और चाइना सेज कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रेजोल्यूशन बिगेन्स विद एंड ऑफ वॉर। रशिया और चाइना आज बड़े खुलकर मजीद सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये जंग रोकी जाए और उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना है आपको। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रौला पड़ा हुआ ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलो। रशिया और चाइना कह रहे हैं अच्छा ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आपको खुलवाना है, अच्छी बात है, हम भी खुलवाना चाहते हैं, लेकिन ये तब खुलेगा जब एंड ऑफ द वॉर होगा। ये नहीं कि कोई दरमियान में कोई और जंग जारी रहे लेकिन कोई और बातचीत कर लीजिए, नहीं, जंग बंद होगी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा, इसके अलावा नहीं खुल सकता। रशिया और चाइना का इमीडिएटली जो इसराइल और अमेरिका हमले कर रहे हैं ईरान पर, उसको फौरी तौर पर रोका जाए और ये रीजन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगर इनके हमले जारी रहेंगे तो यहां कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। और रशिया ऑन गोइंग कम्युनिकेशन विद ईरान, हम ईरान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। और ये जो इजरायली अटैक है, चाइना ने कहा इजरायली और अमेरिकी जो एग्रेशन है ये पूरे रीजन को विशियस साइकिल के अंदर लिपेट लेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है यहां पर डिसरप्शन रहेगी अमेरिकी और इजरायली हमलों की वजह से, ईरान की वजह से नहीं, अमेरिकी और इजरायली हमलों की वजह से। उनकी जंग है तो डिसरप्शन है, जंग नहीं है तो ये स्मूथ हो जाएगा, सेफ हो जाएगा जैसे कि पहले था। एक तो अलग अलग से दोनों ने स्टेटमेंट जारी की है, दूसरा रशिया ने डायरेक्टली कॉल की है अमेरिका को, रशिया ने डायरेक्टली अमेरिका को कॉल की है और उनको बताया है कि ये जो आपका बेबी है इसको लगाम डालें और ये जो बुशैर न्यूक्लियर प्लांट है इस पर जो आप अटैक्स कर रहे हैं इसको, इससे परहेज करें और ओवरऑल जंग रोकें। और बुशेर न्यूक्लियर प्लांट से, चूंकि बुशेर में कौन बैठा हुआ है, रशिया बैठा हुआ है, रशियन इंजीनियर, रशिया ने खुद आज इस स्टेटमेंट में कंफर्म किया कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे इंजीनियर बैठे हुए हैं बुशेर प्लांट में। तो जरा ध्यान से कि बुशैर में रशिया बैठा हुआ है। बुशैर एक प्रोविंस है ईरान का जो कि खलीज फारस के साल के ऊपर है, यानी उसके करीब है। तो यहां पर ये प्लांट है, पावर प्लांट, जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसको बुशैर प्लांट कहते हैं। इसके खतरात और भी बहुत हैं। अगर यहां पर कोई रेडिएशन फैलती हैं तो सारा खलीज फारस जो है वो तबाह हो जाएगा, वो सारा पानी आलूदा हो जाएगा, सारा जो इकोसिस्टम है वो तबाह हो जाएगा और ये जो खलीजी रियासतें हैं ये इससे मुतासर हो सकती हैं। तो रशिया वॉर्न्स यूएस अगेंस्ट एक्सट्रीमली डेंजरस स्ट्राइक नियर बुशैर न्यूक्लियर प्लांट। इररिपेयरेबल कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं ये जो हरकत इजराइल कर रहा है। रशिया ने साथ ये बताया है, अच्छा आइए ये को रशिया ने कहा है उनको फोन करके कि आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे,
ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हो रहे हैं, तो आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रशिया ने आईएईए को फोन किया, और उसके बाद आईएईए के दौड़े लगे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। रशियन इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ये इस प्लांट के अंदर मौजूद हैं। ये अमेरिका भी सुन ले और इसराइल भी सुन ले, रशियंस मौजूद हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि टर्की ये देख रहा है, मिस्र देख रहा है, बाकी मुल्क देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि रशिया जब किसी के साथ खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है, और अमेरिका किसी के साथ खड़ा होता है तो कैसे खड़ा होता है। यानी इन हालात में रशिया अपने एक्सपर्ट्स, अपने साइंसदान ईरान से निकाल नहीं रहा है, बल्कि उनके लिए वहां पर मौजूद है और एक डेटरेंस का काम कर रहा है। क्योंकि इसराइल इस प्लांट पर हमले की गलती इसलिए नहीं कर सकता कि यह रशिया पर हमला तस्वर होगा, क्योंकि रशियन साइंटिस्ट है वहां पर, समझ इस बात को। तो रशिया अपने लोगों को वहां पर रखकर एक डेटरेंस दे रहा है। तो अभी टर्की जो है वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी किससे ले रहा है? रशिया से। मिस्र किससे ले रहा है? रशिया से। तो रशिया यहां से बता रहा है कि हम जहां जाते हैं पर वहां जाते हैं, वहां पर यह नहीं कि जंग हो गई तो हम निकल जाएंगे, हम जो प्लांट लगाएंगे उधर बैठे रहेंगे। तो ये है क्रेडिबिलिटी, ये है लॉयल्टी, ये है रिलायबल पार्टनर। और उधर क्या है? धोखे, डिसेप्शन, वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, जेनोसाइड, ठीक है ना, ह्यूमन राइट्स की धज्जियां उड़ाना, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाना, स्कूलों पर हमले करना, हॉस्पिटल्स पर हमले करना। यह है उनका किरदार, और यह है रशिया और चाइना का किरदार, और यह है उनके रिलायबल पार्टनर होने का सबूत। तो उन्होंने कहा कि वी हैव कन्वेड आवर कंसर्न टू अमेरिकन साइड, अमेरिका को हमने अपने कंसर्न बता दिए हैं, ठीक है। और आईएईए को कहा कि कंडेम करो। तो आईएईए का जो डायरेक्टर है, जो इंतहाई मुनाफिक शख्स है, और इसने अभी तक कंडेम नहीं किया, जून से लेकर अभी तक, इसने कॉल की है जो रशिया की न्यूक्लियर एजेंसी है रोस्तम ही ने ये सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं ईरान में, और जहां जहां पर प्लांट्स लगते हैं, टर्की में लग रहे हैं, मिस्र में लग रहे हैं, वेरेवर, वो रोस्तम ही उसको मैनेज करती है। तो रोस्तम का जो डायरेक्टर है उसको आईएईए का डायरेक्टर कॉल कर रहा है, और उसमें सूरत हाल को जो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने मीनवाइल जो है वो खत लिखा हुआ है आईएईए को कि आप कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं, ये तो जंगी जराम यहां पर हो रहे हैं। तो ये इदारे भी फारिग हो रहे हैं, मतलब इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है अगर ये यहां पर स्टैंड नहीं ले पाते, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। धमाके हो रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स पर और ये कंडेम तक नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या है? और वजह यह है कि रशिया ने भी तो स्टांस ले लिया ना ईरान के साथ साथ कि कंडेम करो, तो अपना वजन डाला ना रशिया और चाइना ने ईरान के पलड़े में। खाली ईरान तो कुछ नहीं कर सकता था, ईरान को तो वो ईवल और ये सारा डिक्लेयर, कब से इसको डेमोनाइज कर रहे हैं ईरान को। तो यूरोप इस बात को समझे और गल्फ भी इस बात को समझे, इजराइल की कश्ती में सवार होकर किसी को कुछ हासिल नहीं होगा, ना स्टेबिलिटी हासिल होगी, ना अमन हासिल होगा, ना ये दुनिया कोई बेहतर दुनिया बनेगी, बल्कि सबको जरूरत इस अमर की है कि वो इजराइल को रोके। ये उसी का फैलाया हुआ इंतशार है, बिला वजह की जंगें हैं, और जब से ये आया है इसने जंगें ही यहां पर छेड़ी हैं, इसके अलावा इसको कुछ आता भी नहीं, और ना ये इसको डिप्लोमेसी की जुबान समझ आती है। ईरान को जितना ये एस्केलेट करेंगे, ईरान उतना जवाब में एस्केलेट करेगा, और ईरान किसी दायरे के अंदर रहकर नहीं लड़ेगा, क्योंकि ईरान एक छोटा मुल्क है, वो दायरे के अंदर रहकर नहीं लड़ सकता। उसने दायरे से निकल कर इनको हिट करना है, इनके मफादात को हिट करना है ताकि ये मजबूर हो, ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे आप हाथी से लड़ रहे हैं और आपका कद जो है वो उसके सर तक पहुंच ही नहीं रहा, तो आप यानी कि आगे से ये शर्त रखी जाए कि आपने सिर्फ उसके सर पर ही जाकर मारना है। और भाई सर पर तो वो पहुंच ही नहीं सकता ना, तो आप उसकी कहीं टांगों में मारेंगे, कहीं सूंड पे मारेंगे, कहीं किधर मारेंगे, ये मैं ऐसे ही मिसाल दे रहा हूं। तो आप उनके तरीकाकार पर कैसे लड़ेंगे उनसे, समझ रहे? तो ईरान ने अपने अंदाज से लड़ना। और अगली रिपोर्ट भी देखिए। अच्छा, वैसे अभी बहुत सारे हमले भी हुए हैं, बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा अटैक ईरान की जानब से किया गया है, और वहां पर जो एक मतलब सेटलर्स हैं वो भागे हैं शेल्टर्स में बेन गोरियन एयरपोर्ट में, सेंट्रल इसराइल, साउथ में, नॉर्थ में इस वक्त जब वो सायरन्स बज रहे हैं, बहुत शदीद तरीन हमले इस वक्त ईरान के जारी हैं। और एक रिपोर्ट जो मैं आखिर में आपके साथ शेयर कर देता हूं वो ये है कि वो चाइना की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी, और अब गल्फ से क्या रिपोर्ट है। गल्फ से जो इन्वेस्टमेंट जानी थी यूरोप में और अमेरिका में और कलेक्टिव वेस्ट के अंदर, वो रुक गई हैं। इनकी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, एआई के अंदर। वॉर ऑन ईरान थ्रेटन्स गल्फ ग्लोबल कैपिटल फ्लो। चूंकि जो गल्फ हैं ये
इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सबसे ज्यादा ये इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके पास है, ये हर तरफ इन्वेस्ट करते हैं, इनकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं उनकी कंपनीज में, यूरोप में, आगे पीछे। तो अब इधर हो रही है जंग, इनके रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लाइफ साइंसेज में, रोबोटिक्स में सबसे ज्यादा दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स इनके पास है, ये कर रहे हैं। तो अब इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट जब रोक दी, ठीक है, चूंकि इनका नुकसान हो रहा है, पैसे हैं नहीं, और जो अज़हर है अपनी जो पॉपुलेशन है उसको शील्ड करने में और वो सारे क्राइसिस को हल करने में लगाने हैं। तो ये एक और मसला बन गया। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, साउथ कोरिया में चलने थे आगे, वो रुक गए हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स इधर से नहीं आएंगी। ये फाइनेंशियल टाइम की कुछ देर पहले की रिपोर्ट है। पैसा चाइना फ्लो कर रहा है, इनका पैसा रुक गया है कलेक्टिव वेस्ट का, और रशिया और ईरान तेल बेच रहे हैं, समझे। तो एक डिजास्टर है, खुला डिजास्टर जो नजर आ रहा है। फिर सऊदी अरेबिया की जो अरामको है उसने ऑयल सप्लाई बंद कर दी है एशिया के लिए। जो हैवी क्रूड ऑयल है वो सप्लाई बंद कर दी है। लाइट क्रूड ऑयल वो आप पेट्रोल वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इंडस्ट्रीज और ये सारा ये नहीं चल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा धचका है। और आईईए यानी जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो न्यूक्लियर वाली है, ये एनर्जी वाली है, इसने वार्न किया है कि सवेयर एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, सवेयर एनर्जी क्राइसिस। उधर जनाब अली इजराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट इवैक्यूएटेड टू शेल्टर्स, वो सब भागे हैं जनाब शेल्टर्स की तरफ। पूरा एयरपोर्ट जब उनको खाली करना पड़ा है, क्लस्टर मिसाइल जब वहां पर फायर हुए हैं, एशकलोन सिटी के ऊपर अटैक हुआ है, सदरन इसराइल में डिफरेंट शार्पनेस गिरे हैं, और सायरन साउंड अक्रॉस सेंट्रल सदरन इसराइल आफ्टर ईरानी मिसाइल लॉन्च। और ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कह रही है कि हमने सवेयर क्राइसिस के लिए, वर्स्ट क्राइसिस के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। और ईरान ने कहा है कि अकाउंटेबिलिटी की जाए अमेरिका और इजराइल की, क्योंकि ये सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा कनीजा जी, अल्लाह हाफिज़।